हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी एकदम ठीक होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी कि मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो बिग फोर्स होती हैं उसके अंदर बेसिकली ऑडिट होता कैसे है। तो आज उस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। तो मैं आपको देखो, डायरेक्ट हम ऑडिट पे जाएं उससे पहले ना कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली आज के सेशन में हम वो जो बेसिक चीज़ें हैं उसी के बारे में सीखेंगे। तो और जो ये चीज़ें जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, बेसिक चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा काम आती है आपके इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि इंटरव्यूअर ना आपसे ऑडिट प्रोफाइल के लिए यही क्वेश्चंस पूछेगा। और अगर आप उनके इन क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे ना तो इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे को आता है और वो आपको ज़रूर सिलेक्ट करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक जो मेरे माइंड में आता है कि देखो, ऑडिट हम सब लोगों ने थ्योरेटिकली तो बहुत पढ़ा हुआ है, क्या है, कैसे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी अप्रोच क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑडिट का प्रैक्टिकली मतलब क्या है। देखो, आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमारी होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब चीज़ें कौन प्रिपेयर करता है? मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ता कौन है? मतलब यूज़र्स कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? तो वो गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो मैनेजमेंट है वो तो मैनिपुलेट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसी भी मैनिपुलेशन कर सकती है। तो बेसिकली कौन बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो रिलायबल है या नहीं, क्या हम उन नंबर पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो वहाँ पर आता है ऑडिटर का रोल। तो बेसिकली अगर एक ऑडिटर जब किसी की भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है एंड अपनी ओपिनियन देता है, तो वो ये बताता है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सही हैं, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप उसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न ले सकते हो। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाती है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं उनकी रिलायबिलिटी कौन चेक करके बताता है? ऑडिटर बताता है। इसलिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे बड़ा रोल है कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये तो हमें हमारी पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरा कि ऑडिटर इसको कैसे करता है। ऑडिटर क्या करता है, जितनी भी आइटम्स होती है हमारी, चाहे वो P&L की आइटम होती है या बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम्स होती है, उन सभी आइटम्स के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है मैनेजमेंट से, और उसके ऊपर फिर वो अपनी ओपिनियन देता है कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। तो अब इसके अंदर ऑडिटर इसको किस तरीके से करेगा? ये तो काम है ऑडिटर का कि भाई उसको हर एक चीज़ के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने हैं और ओपिनियन देनी है, बट इसका फ्लो क्या होगा? तो सबसे पहले देखो, जब भी हम किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाते हैं तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आप अपने सारे वाउचर्स ले आओ, जो भी आपने काम वगैरह करा है वो सब वाउचिंग वगैरह लेकर आ जाओ, हम उसको चेक करने बैठ जाएंगे। नहीं, सबसे पहले हम उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, हम समझेंगे उनसे कि उनकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, वो काम क्या करते हैं। बिकॉज जब तक हमारे को किसी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं पता कि वो किन चीज़ में डील करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, हम अपना ऑडिट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो जो हमारा ऑडिट का जो प्रोसेस होता है, या आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ जो ऑडिट होता है, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग दी बिजनेस एक्टिविटी, कि हम जिस एंटिटी का ऑडिट करने गए हैं हमको उसकी बिजनेस एक्टिविटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चलो हमने बिजनेस एक्टिविटी को समझ लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि जो उनकी बिजनेस एक्टिविटी है उसको करने के लिए उन्होंने कुछ कंट्रोल्स लगाए हुए होंगे। मतलब कि देखो, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहाँ पे हर एक चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो आप किसी भी चीज़ को लो तो
उसका प्रोसेस क्या है, डील कैसे करते हो, तो हम उसका क्या समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे, कंट्रोल समझेंगे कि आपने अपने ऊपर क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं। दूसरा, अब चलो हमारे को उन्होंने ये बता दिया कि भाई हमारा पर्टिकुलर कोई भी जो प्रोसेस होता है ना, इस तरीके से होता है, ये कंट्रोल हमने लगाए हुए हैं। तो अगर चलो ये तो पता चल गया कि कंट्रोल है, लेकिन फिर कंट्रोल होने से ही कुछ नहीं होता। अगली चीज़ आती है कि जो कंट्रोल है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं भी या नहीं। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैसे बताती हूँ कि उनका एक स्टोर, एक गोडाउन है जहाँ पे उनका सारा मटेरियल वगैरह रखा हुआ होता है। तो हमने बोला कि आप एक बात बताओ, आप कैसे इंश्योर करते हो कि आपका मटेरियल की चोरी वगैरह नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला कि हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। तो इसका मतलब है कि चलो सीसीटीवी इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोल, कि हाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं तो वहाँ पे निगरानी हो रही है। लेकिन जब आपने देखा कि वो सीसीटीवी तो बंद पड़े रहते हैं, मतलब कंट्रोल प्रेजेंट तो है, लेकिन क्या कंट्रोल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं भी या नहीं कर रहे। तो पहली चीज़ क्या, अब ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी कंपनी का या एंटिटी का ऑडिट करने जाएंगे तो हम उनसे उनकी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पूछेंगे कि वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ताकि हमें उसकी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में पता चले। दूसरी चीज़, हम उनसे पूछेंगे कि आपने इनके ऊपर क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, फिर वो बताएंगे कि ये कंट्रोल है। फिर हम कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे कि क्या जो कंट्रोल उन्होंने लगाए हुए हैं वो ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं भी या नहीं। देखो आप लोगों ने ये टर्म पढ़ी भी होगी अपने ऑडिट के सब्जेक्ट के अंदर कि कंट्रोल प्रेजेंट होने के साथ साथ कंट्रोल अच्छे तरीके से काम भी कर रहे होने चाहिए। ये तो हो गई हमारी 2 चीज़ें, मतलब पहली बिजनेस एक्टिविटी को समझना और दूसरा चेक करना कि क्या कंट्रोल प्रेजेंट है, और कंट्रोल प्रेजेंट है तो क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। अब देखो इसके बेसिस पे हमारी थर्ड चीज़ आ जाती है कि अगर सपोज एक कंपनी के अंदर कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं तो हमारा जो रिस्क होता है कि भाई इस कंपनी के अंदर मिस स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। मिस स्टेटमेंट क्या, गलतियाँ बहुत ज़्यादा होगी। अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो हमारा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहीं अगर हमें पता चलता है कि यार कंट्रोल तो है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिस्क है कि इस कंपनी के अंदर मिस स्टेटमेंट के होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो वहीं हमारा थर्ड स्टेप आता है कि डिटरमाइन करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव टेस्टिंग, कि अभी हमें ये पता चल गया कि कंट्रोल है, लेकिन अब कंट्रोल है के बाद भी हमको चेक तो करनी पड़ेंगी ना सारी आइटम्स को। जो चेकिंग का पार्ट होता है वो सब्सटेंसिव टेस्टिंग के आता है, लेकिन सब्सटेंसिव टेस्टिंग का भी टेस्टिंग का मतलब है कि कितनी टेस्टिंग करनी है। तो वो जो हम डिसाइड करेंगे कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट वो किस बेस पे होगा, हमारा कंट्रोल टेस्टिंग के ऊपर, कि अगर सपोज एक कंपनी के अंदर कंट्रोल प्रेजेंस भी है और कंट्रोल इफेक्टिव भी है तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होगा ना सब्सटेंसिव टेस्टिंग का, वो कम हो जाएगा। और वहीं अगर या तो कंट्रोल प्रेजेंट ही नहीं है या फिर कंट्रोल प्रेजेंट तो है लेकिन काम नहीं कर रहे, तो हमारा जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होगा सब्सटेंसिव टेस्टिंग का, मतलब जिसको वाउचिंग वेरिफिकेशन बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आई। उसके बाद जो चौथा स्टेप आता है कि हमने स्कोप हमने ये स्कोप बता दिया कि भाई कंट्रोल अच्छे थे, प्रेजेंट थे, और हमारा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो भी कम है, तो हमारी सब्सटेंसिव जो टेस्टिंग होगी वो कम होगी। तो हम परफॉर्म करेंगे सब्सटेंसिव टेस्टिंग, और उसके बाद में हमारा फाइनल लास्ट स्टेज आती है कंक्लूजन की और रिपोर्टिंग की, कि हम रिपोर्ट करेंगे। तो देखो हमारे को जब भी कहीं पे ऑडिट करने जाना है या हमारा इंटरव्यूअर भी हमसे पूछ सकता है कि आप ऑडिट का प्रोसेस बताओ, तो हमको पता होना चाहिए कि ऑडिट का प्रोसेस क्या है। ऑडिट का प्रोसेस 5 चीज़ों के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। दूसरा, चेकिंग द कंट्रोल। फिर चेकिंग कंट्रोल के बाद कि वो जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर अगर वो ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं
तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंसिव टेस्टिंग। और जब हमने ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पता कर लिया तो उसके बाद हमारा आता है कि अब हम सब्सटेंसिव टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अब देखो इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज जैसे मैं एक कंपनी के अंदर ऑडिट करने गई तो मुझे मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने बोला कि रजनी आपको ना फिक्स से चेक करनी है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं कैसे करूँगी फिक्स से चेक, मैं स्टार्ट कैसे करूँगी, मैं इस प्रोसेस को कैसे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं उस कंपनी में गई, मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे एक बात बताइए कि जब भी आपकी कंपनी में किसी को भी फिक्स सेट की कोई रिक्वायरमेंट होता है तो वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, मतलब कैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है, कैसे सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने बताया कि देखो क्या होता है कि जब भी हमें किसी एसेट की ज़रूरत होती है तो एक बंदा जिसको ज़रूरत है वो इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन कि मुझे इस फिक्स एसेट की चाहिए। तो वो जो रिक्वेस्ट निकलती है वो जाती है दूसरे पर्सनल के पास जो इसको ऑथराइज करता है और बेसिकली वेरीफाई करता है कि क्या एक्चुअल में उस एसेट की ज़रूरत है भी या नहीं। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या होता है जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है कि वो एसेट हमें चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होता है कि वो एक ऑथराइज पर्सन के पास जाती है, वो ऑथराइज पर्सन चेक करता है कि क्या एक्चुअल में इस एसेट की ज़रूरत है या नहीं। तो वहाँ से फिर अप्रूवल मिल जाता है कि ठीक है। जैसे उसने सपोज लैपटॉप बोला तो उसने बोला हाँ लैपटॉप की ज़रूरत है। फिर सेकंड स्टेप क्या आता है कि वो अगर हो गया तो फिर हम उसके अंदर जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, मतलब हम वो एसेट परचेज करने के लिए कोटेशन वगैरह भेज देते हैं और फिर हमारे पास बिल आ जाता है। तो बिल हमारे पास आ गया तो थर्ड स्टेप में हमने उसकी एंट्री पास कर दी अपने बुक्स के अंदर। फोर्थ स्टेप के अंदर वो जब एंट्री हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दिखती है तो वहाँ पे वो दिख रहा होता है कि पेमेंट करनी है। तो फोर्थ स्टेप में हमारा जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वो उसको पे ऑफ कर देता है। और लास्ट में फिफ्थ स्टेप आता है हमारा रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन देखता है कि क्या ये जो सारे स्टेप्स हैं ये हुए हैं भी या नहीं। ऐसा तो नहीं था कि ये जो फिक्स एसेट परचेज हुई ये पर्सनल पर्पस के लिए परचेज कर ली। तो बेसिकली हमारा जो प्रोसेस होता है ना 5 स्टेप का होता है। इनिशिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन, थर्ड बुकिंग एंट्रीज इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फोर्थ पेमेंट एंड फिफ्थ रिकन्सिलिएशन। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक फिक्स एसेट उठाई तो मैंने उसमें देखा कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई बंदा बोलेगा कि मुझे एक फिक्स एसेट की ज़रूरत है तो वो कोई मेल के थ्रू किसी तरीके से तो कम्युनिकेशन करेगा ना कि हाँ मुझे ये फिक्स एसेट चाहिए। तो हम बेसिकली अभी इन्होंने ये प्रोसेस बताया, हम इसको चेक करेंगे। हमने एक फिक्स एसेट उठाई, हमने देखा कि अच्छा इसकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई यहाँ से, फिर ये दूसरे पर्सन ने इसको ऑथराइज कर दिया कि हाँ ठीक है ये सही है। फिर उसके बाद ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास गई और उन्होंने इसकी एंट्री पास कर दी और उसका नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये इसकी पेमेंट हो गई। और लास्ट में जो एक बंदा था उसने इसको रिकनसाइल करा कि सब कुछ ओके। तो हमने देखा कि चलो ठीक है कंट्रोल प्रेजेंट है। बट अभी सपोज करो दूसरा सिनेरियो हो जाए कि ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई और जिस बंदे के पास अप्रूवल के लिए आई उसने चेक ही नहीं करा, उसको कहीं जाना आना था तो उसने बस फटाफट ऐसे देखा कि ठीक है ये आया है तो उसने उसको पास कर दिया और उसने आगे अकाउंट्स वालों को भेज दिया। अकाउंट्स वालों ने भी क्या करा, अकाउंट्स वालों को लगा कि भाई यहाँ से तो ऑथराइज होके आया ही होगा तो ठीक है हमने इनकी एंट्री पास कर दी। एंट्री पास कर दी तो फिर पेमेंट भी हो गई ट्रेजरी में आके। बट जब रिकन्सिलिएशन का टाइम आया तब देखा पता चला कि ये वाला जो वाउचर था ये तो ऑथराइज ही नहीं हुआ। जो लैपटॉप परचेज करा गया था ये तो पर्सनल पर्पस के लिए परचेज करा गया था। तो यहाँ पे हमारी वो वाली बात आई जो मैंने आपको बताई कि कंट्रोल प्रेजेंट तो थे लेकिन कंट्रोल अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस अच्छे से नहीं थी। तो जब मुझे ये चीज़ दिखी कि नहीं यार इन्होंने तो, मैंने जो केस देखा इन्होंने तो ऐसा करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लगेगा यहाँ रिस्क है, यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो मुझे जो
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होगा सब्सटेंसिव प्रोसीजर का, जो मुझे चेकिंग करनी होगी वो मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है। और मेरा रिस्क ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कंट्रोल प्रेजेंट तो है, लेकिन कंट्रोल इफ़ेक्टिवली काम ही नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं भी जब इंटरव्यू दे रही थी PwC के अंदर, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है, वॉक थ्रू जिसको आप बोलते हो, वॉक थ्रू क्या होता है? तो वॉक थ्रू बेसिकली यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एक्टिविटी, कंट्रोल टेस्टिंग करना और चेक करना कि कंट्रोल प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होने के बाद अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर जो हमने कंट्रोल टेस्टिंग करी उसके रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करना कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा है, क्योंकि अगर कंट्रोल अच्छे नहीं है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, और कंट्रोल अगर बहुत अच्छे हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो होगा। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो हमें सब्सटेंसिव टेस्टिंग, बेसिकली जो वाउचिंग वेरिफिकेशन है, वो ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो हमारे को जो सब्सटेंसिव टेस्टिंग है वो हमें कम करनी पड़ेगी, और उसके बाद फाइनली हमारा कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग खपा जाएगा। तो देखो यार, मैं नहीं चाह रही कि मैं आपको फटाफट ऐसी ऑडिट हम 2 दिन में नहीं सीख सकते। उसके लिए जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता चलेंगी तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि बिग 4 के अंदर कैसे ऑडिट होता है। तो बिग 4 का प्रोसेस आपको समझने के लिए ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो प्लीज़, अभी तो मेरे को आपको समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो अभी मुझे और भी आपको मटीरियलिटी के बारे में बताना है कि बिग 4 के अंदर मटीरियलिटी कैसे चेक करी जा सकती है, क्या क्या लेवल होते हैं, जो हम ना अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या मैंने जो आपको अभी तक समझाया है आपको वो समझ में आया है, आपको वो वर्थ इट लगा है? मुझे इसी टाइप से और वीडियोस बनानी चाहिए, बिकॉज़ आपका फीडबैक ही मुझे बता पाएगा कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो सही जा रहा है या नहीं। तो प्लीज़, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और मैं रेगुलर आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ या नहीं। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।